दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर सेकंड पार्ट ए यूनिट 4 के बारे में। भारतीय राजनीतिक विचारक, जो कि 2020 के सिलेबस में बिल्कुल नया टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भी था, लेकिन दोस्तों इससे पहले जो है वो 4th पेपर में रखा गया था, लेकिन कुछ विचारकों को जैसे कि महात्मा गांधी, कौटिल्य, जवाहरलाल नेहरू जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें 4th यूनिट में रखा गया है। कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 और 2017 में। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम अर्थशास्त्र है। इससे मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। और राजनीतिक, याद रखेंगे, अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये राजनीति से संबंधित, राजनीतिक जानकारी से संबंधित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का एक आदर्शवादी होने की अपेक्षा एक राजनीतिक के यथार्थवादी थे। टिप्पणी कीजिए, आप इसे मेंस में भी आप एक एज अ लाइन यूज कर सकते हैं, एज अ फैक्ट यूज कर सकते हैं कि कौटिल्य एक आदर्शवादी होने की अपेक्षा एक राजनीतिक यथार्थवादी थे। क्यों थे यथार्थवादी? दोस्तों, यदि हम बात करें तो कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिए, कौटिल्य ने जो नीति का बखान किया है, कौटिल्य ने एक आदर्श राज्य होने की जो बात रखी है वो उससे, क्योंकि देखिए यदि हम बात करें कि कौटिल्य का चाहे वो सप्तांग के सिद्धांत हो, कौटिल्य की चाहे वो विदेश नीति से संबंधित मंडल सिद्धांत हो, चाहे वो चतुर्थ गुण हो या फिर षड गुण नीति हो, इन सब के आधार पर हम कौटिल्य को कह सकते हैं कि कौटिल्य ने, क्योंकि उनका जो दर्शन था वो आदर्शवाद से ज्यादा राजनीति पर आधारित था। उन्होंने आदर्शवाद से ज्यादा राजनीति पर ध्यान दिया है। और चाहे वो उनका, देखिए सप्तांग सिद्धांत, यहीं पर हम समझ लेते हैं, सप्तांग के सिद्धांत अलग से भी 2020 के क्वेश्चन में, 2020 के पेपर में आया हुआ था कि सप्तांग के सिद्धांत, यहाँ पर कौटिल्य ने मानव शरीर की तुलना पूरे राज्य से की है और 7 प्रमुख आधार बताए हैं किसी भी राज्य के शासन प्रशासन को चलाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, राजा, जो कि क्या होता है? सिर होता है। राजा को आदर्शवादी होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सिर। तो सिर की तुलना राजा से की है। अमात्य अर्थात जो आंख है, अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री हम बोल सकते हैं, वित्त मंत्री भी बोल सकते हैं। ये क्या है? तो इनकी नियुक्ति जो है योग्यता के आधार पर, चरित्र के आधार पर की जाए तो अमात्य क्या हो जाती है? आंखें हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें जनपद की भूमि की बात करें तो इसकी तुलना कौटिल्य ने जंघा से की है कि भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, सिंचित भूमि होनी चाहिए। बाहें, दुर्ग, तो दुर्ग की तुलना जो की गई है वो राज्य की जो शरीर की बाहें हैं उससे राज्य की दुर्ग की तुलना की गई है, क्योंकि रक्षा के लिए, सैन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है ना। यदि आज हमसे कोई लड़ने आए, या मुझसे तो कोई भी लड़ने नहीं आएगा, यदि कोई भी किसी व्यक्ति से लड़ने आता है तो बाहें, हम बाहों का प्रयोग करते हैं कि नहीं, अपने हाथ का प्रयोग करते हैं कि नहीं लड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से हम अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, अपनी भुजाओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार दुर्ग भी क्या होता है? राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। कोश, दोस्तों कोश, मुख, क्योंकि जब तक मुख नहीं होगा, जब तक कोश नहीं होगा तो राज्य का शासन प्रशासन कैसे चलेगा? मुख नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे? हम खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर का संचालन कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार जब कोश ही नहीं होगा तो राज्य का शासन प्रशासन कैसे चलेगा? फिर उसके बाद दंड, दंड की तुलना किससे की गई है? तो दंड दोस्तों देखिए, दंड मतलब यहाँ पर सेना की बात कर रहे हैं। सेना क्या होता है? मस्तिष्क होता है। सेना क्या होता है? मस्तिष्क होता है, जो कि बाहरी आघातों से, बाहरी आक्रमणों से किसी राज्य की रक्षा करता है। मित्र, मित्रों की तुलना किससे की गई है? कान से की गई है। राजा के मित्र सच्चे होना चाहिए, राजा के मित्र ऐसे होना चाहिए जो संकटकालीन परिस्थिति में राजा की सहायता करने के लिए अग्रसर हो। तो देखिए, यदि हम सबसे पहले बात करें तो राजा की तुलना सिर से की है, अमात्य की तुलना आंखों से की है, जनपद या भूमि की तुलना जांघों से की। आप याद रख सकती हैं, जा से जनपद, जा से जांग, ये भी आप ऐसे याद रख सकते हैं।
दुर्ग की तुलना बाहों से की गई है, क्योंकि यदि भुजाएं नहीं होंगी और दुर्ग नहीं होगा तो रक्षा कैसे होगी। फिर कोश की तुलना मुख से की गई है, सेना की तुलना मस्तिष्क से की गई है, और जो मित्र है उसकी तुलना कान से की गई है। ईमानदार होने चाहिए मित्र। अब बात करते हैं षड्गुण नीति। क्या है ये षड्गुण नीति? दोस्तों ये भी राजनीतिक यथार्थवाद पर ही आधारित है। यहाँ पर षड्गुण नीति 6 नीतियों के माध्यम से कौटिल्य ने बताया है कि यदि आपकी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है, राजनीतिक यथार्थवाद पर आधारित है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव, ये 6 क्या है? षड्गुण नीति। यहाँ पर कौटिल्य ने बताया है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप संधि कर लीजिए, मतलब कि समान शक्तिशाली राजाओं से समझौता करके आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो यदि आपको कभी भी जरूरत, आप देखिए कौटिल्य जो है वो आप इनके गुणों को, आप इनके विचारों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उतार सकते हैं कि यदि आप पर उतारते भी होंगे कि 2 समान शक्तिशाली राजाओं से समझौता कर लेना, संधि हो गया। विग्रह करना मतलब क्या होता है? संधि को तोड़ लेना। पहले तो संधि कर ली, फिर उसके बाद में अपनी शक्ति को बढ़ाया और उस संधि को तोड़ लिया। यान क्या हुआ? यान मतलब होता है चढ़ाई। यान मतलब आप याद रखें, यान मतलब होता है चढ़ाई करना, कि युद्ध घोषणा किए बिना तैयारी करना, है ना। कि जब तक, यदि मान लीजिए कि 2022 की स्टूडेंट इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अभी डेट आई नहीं है और आप फिर भी क्या करते जा रहे हैं, आप तैयारी करते जा रहे हैं। मतलब कि युद्ध अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बिना तैयारी, है ना, बिना युद्ध घोषित हुए भी तैयारी करते रहना, चढ़ाई करते रहना, वो क्या हो गया? यान हो गया। आसन मतलब होता है तटस्थता। तटस्थता की नीति पालन करना, मतलब कि राजा को अन्य राजाओं के षड्यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना। आप तटस्थता की नीति, अभी भारत, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तटस्थता की नीति का पालन करते हैं कि राजा को अन्य राजाओं के षड्यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होना, लेकिन सही वक्त पर उसका प्रयोग करना। संशय क्या होता है? संशय होता है आत्मरक्षा के लिए राजा को शत्रु राजा की शरण में चले जाना। देखो संधि में और संशय में बहुत अंतर होता है। संधि मतलब होता है कि जो एक क्या किया जाए, संधि मतलब 2 पक्षों के बीच में होने वाली एक सामाजिक आपसी या सामंजस्य से होने वाली वार्ता या समझौता हम बोल सकते हैं। संशय क्या होता है कि आत्मरक्षा के लिए, मतलब खुद की रक्षा करना है और शत्रु की शरण में चले जाना। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव का मतलब होता है एक राजा के साथ संधि कर ली और दूसरे के साथ युद्ध कर लिया, जैसे कि अभी नाटो देश यही कर रहे हैं, है ना, यूक्रेन के खिलाफ, कि 2 देशों ने आपस में या 2 राजाओं ने एक दूसरे के साथ संधि कर ली और तीसरे के साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है? द्वैधी भाव। ये क्या थी? षड्गुण नीति, सप्तांग सिद्धांत, षड्गुण नीति। ये अलग से आपको 5th मार्कर में भी आ सकती है। नेक्स्ट आता है मंडल सिद्धांत। दोस्तों मंडल सिद्धांत जो है ये कौटिल्य की विदेश नीति पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि जो केंद्र में राजा होता है, जो कि साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला, विजित होने की इच्छा रखने वाला एक राजा होता है, जिसे बीजू गिसु के नाम से जाना जाता है। और बीजू गिसु के बाजू वाला जो राज्य होता है वो अरि अर्थात शत्रु होता है, और शत्रु के बाजू वाला जो होता है वो मित्र होता है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता ही है कि यदि आज हमारे बाजू वाला क्या है, पाकिस्तान मान लीजिए कि क्या है हमारा शत्रु, या कोई भी एक राज्य क्या है, मैं नाम नहीं लूंगी, कोई भी एक राज्य क्या है शत्रु, और शत्रु के बाजू वाला राज्य क्या है, हमारा मित्र है। तो शत्रु क्या होता है? मित्र होता है। तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से याद रखना ही है कि बीजू गिसु क्या है। तो बीजू गिसु है जो साम्राज्य विस्तार की इच्छा करने वाला। तो ये क्या होता है? केंद्र में एक राजा होता है जो कि साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखता है। फिर उसके बाजू में कौन होता है? अरि होता है। अरि के बाजू में होता है मित्र, और मित्र के बाजू में होता है अरि मित्रा मित्र, मित्र मित्र और अरि मित्रा मित्र। ये आपको याद रखना है मंडल सिद्धांत के अंतर्गत। अब चातुर्य गुण क्या थे? चातुर्य गुण कौटिल्य ने साम, दाम, दंड और भेद की नीति का ये चातुर्य गुण के बारे में ये 3 मार्कर भी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के चातुर्य गुण क्या है।
तो 4 गुण बताए हैं। साम मतलब होता है, साम मतलब समझा बुझाकर अपने पक्ष में कर लेना। यदि कोई अपना शत्रु राज्य है तो सबसे पहले आपका, यदि कोई मान लीजिए शत्रु है, आपकी किसी व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समझा बुझाकर अपने आप उसे पक्ष में करेंगे। फिर उसके बाद में दाम, दाम मतलब कई ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेके मानते हैं, तो दाम देकर उसे अपने पक्ष में कर लेना। अब तो भी नहीं माना तो फिर आता है दंड की नीति, है ना, फिर तो उसे 4-5 झापड़ जो है वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। तो अंतिम उपाय के रूप में दंड या अपना भय दिखाकर उसे अपने पक्ष में कर लेना कि यदि तुम हमारे पक्ष में नहीं आए तो फिर तुम समझ लो। भेद मतलब क्या होता है, भेद मतलब होता है कि उस शत्रु और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में, उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, उस भेद को उत्पन्न करके, ब्लैकमेल करके उसे अपने पक्ष में करना। आप इसे बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। साम दाम दंड भेद की नीति आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त जितने भी जो भी हमने बताया है कि सप्तांक सिद्धांत, षड्गुण नीति, चातुर्थ सिद्धांत, मंडल सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का चिंतन आदर्शवाद से अधिक एक राजनैतिक यथार्थवाद पर अधिक आधारित था। कौटिल्य का योगदान, भारतीय चिंतन में कौटिल्य का योगदान, तो अभी जो हम पढ़कर आए हैं आपको वही लिख देना है। ये 11 मार्कर का क्वेश्चन था। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किस प्रकार किया है। तो राजा का क्या क्या कर्तव्य होगा, आप देखिए वर्तमान में जो हमारी मंत्री परिषद है, जो हमारी अभी मंत्री परिषद के अलावा हम बोल सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संसद है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आधे से अधिक पालन वर्तमान में कर रही है। जो हमारा केंद्रीय प्रशासन है, केंद्र सरकार है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अधिक क्या करती है, फॉलो करती है। कैसे करती है, क्योंकि देखिए प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को सुखी रखना। आप सिर्फ सुन बस लेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। राजा का क्या कर्तव्य होता है। आज हम और आप अपने शासक से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने राष्ट्रपति जी से हम क्या चाहते हैं, अपने भावी मुख्यमंत्री जी से अभी जो चुनाव होंगे हम क्या चाहते हैं कि भैया आप क्या करें, प्रजा के सुख में ही अपना सुख समझें, अपने जो प्रजा का जो हित है उसमें अपना हित समझें। मतलब कि कर्तव्य है आपका कि प्रजा को सुखी रखना, साथ ही साथ अपने साम्राज्य की रक्षा करना, अपने दुर्ग की रक्षा करना कि कोई बाहरी आक्रमणकारी आप पर हमला ना कर सके। फिर साथ ही साथ कौटिल्य के अनुसार राजा को अपना साम्राज्य विस्तार करते रहना चाहिए और दंड विधान राजा का प्रमुख कर्तव्य कि यदि कोई व्यक्ति है जिसने घोर पाप किया है, जो दंड के लायक है, तो दंड भी उसे प्राप्त होना चाहिए, दंड भी उसे मिलना चाहिए। राजा का कर्तव्य होता है कि राजकोष में वृद्धि हो, क्योंकि जब भैया कोष ही नहीं होगा, जब मुख ही नहीं होगा तो खाएंगे कैसे। तो कोष का होना भी क्या होता है, परमावश्यक होता है। कौटिल्य ने गुप्तचरों के संचालन को राजा का प्रमुख कर्तव्य माना है, क्योंकि गुप्तचर राजा की आंखें होती हैं, है ना। गुप्तचर क्या होती है, राजा की आंखें हुआ करती हैं। तो देखिए ये बहुत जरूरी हो गया। गांधी जी, अब बात कर लेते हैं गांधी जी की कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ ही क्या होता है, सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात हिंसा की भावना का दमन करते हुए सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर अपनी मांगों को रखना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है ना। गांधी जी के द्वारा सबसे पहले चंपारण वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं। तो गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं क्या है, वही 3 बंधन। नैतिक शिक्षा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उन्होंने कहा था कि पवित्र साधन पवित्र साध्य होने चाहिए। उन्होंने नैतिकता पर, सार्वजनिक नैतिकता पर गांधी जी ने अधिक बल दिया हुआ है। नैतिक शिक्षा पर, नैतिक कर्तव्यों पर, नैतिक साधनों पर गांधी जी ने क्या किया है, अधिक बल दिया है। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक 2015 का क्वेश्चन है, मेरे सत्य के प्रयोग, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन, हरिजन पत्रिका, ये गांधी जी की क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं। मेरे सत्य के साथ प्रयोग।
सर्वोदय का अर्थ समझाइए। सर्वोदय, सर्वधन उदय, उदय अर्थात सभी का सभी प्रकार से उत्थान होना, उदय होना ही क्या है, सर्वोदय है। गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 वचनों में से किन्हीं 6 वचनों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी के 11 वचन, सत्य, अहिंसा। देखिए जो आप जैन धर्म में पढ़ते हैं ना, आप उनको ही लिख सकते हैं। 5 तो वही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, फिर अस्वाद मतलब ज्यादा अच्छा नहीं खाना चाहिए, अस्पृश्यता, छुआछूत को नहीं देखना चाहिए, छुआछूत की भावना का खंडन किया है, स्वदेशी, स्वदेशिता को अपनाने पर बल दिया है, निर्भय, सर्वधर्म संभव, सभी धर्म जो है वो समान होते हैं, और शरीर, श्रम, स्वावलंबन पर इन्होंने दिया है बल। गांधी जी के अनुसार अहिंसा पर क्या है, अहिंसा क्या है गांधी जी के अनुसार? तो गांधी जी के अनुसार जो है वो अहिंसा 2 पक्ष होते हैं, एक निषेधात्मक पक्ष होता है और एक भावनात्मक पक्ष होता है। निषेधात्मक का मतलब होता है कि मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाना। निषेधात्मक मतलब कि अहिंसा, निषेधात्मक अहिंसा का मतलब ही है कि हिंसा का निषेध करना, मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। और भावनात्मक मतलब, भावनात्मक अहिंसा मतलब कि दया की भावना रखना, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, समानुभूति और सेवा भाव रखना क्या होता है, इसमें शामिल होता है। तो आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये एक कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप सिर्फ सुन ही लेंगे तो आपको जो है वो याद हो जाती हैं चीजें, तो ये आप याद रखें। आज पता नहीं पेन टेप काम नहीं कर रहा है। गांधी जी ने जो जैन धर्म है उन्हीं की भांति अहिंसा का शाब्दिक अर्थ, संकीर्ण अर्थ ना लेकर उसका व्यवहारिक एवं व्यापारिक अर्थ के रूप में लिया है कि अहिंसा जो है उसका व्यवहारिक एवं व्यापारिक, उनका व्यापक अर्थ क्या है कि अहिंसा जो है वो किसी भी व्यक्ति की कमजोरी नहीं है। यदि आज आपको कोई कुछ कह रहा है और आप उसका आंसर नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो शक्ति का परिचय। कहती है ना कि अहिंसा के लिए, है ना, और या फिर हम बोले सहन शक्ति के लिए भी बहुत बड़ी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वही है कि अहिंसा और कायरता दोनों में बहुत अंतर होता है, और जो हिंसा और कायरता में से यदि हमें किसी एक को चुनना चाहिए तो वो हिंसा को बेहतर है चुनना, ये गांधी जी ने कहा। और तो गांधी जी का जो अहिंसावादी विचार है वो व्यवहारिक है। गांधी जी का अहिंसा के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन जब अहिंसा किसी को कायरता लगने लगे तो उस परिप्रेक्ष्य में हिंसा करना भी बुरा नहीं है, ये भी कहा है गांधी जी ने। लोकतंत्र में गांधी जी के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत, तो गांधी जी ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन में विकेंद्रीकरण की बात की, जो हमारा अनुच्छेद 40 है नीति निर्देशक तत्वों में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायतों का गठन के बारे में। वो गांधी जी गांधीवादी विचारधारा से ही प्रेरित है, जहां पर गांधी जी ने राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात की। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में इन्होंने ग्राम पंचायतों के गठन की बात की, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात की, अनुच्छेद 50, राम राज्य की संकल्पना की। और आर्थिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, कुटीर उद्योगों का समर्थन किया, आर्थिक साधनों का विकेंद्रीकरण मतलब कि जो कुटीर उद्योग है उन पर गांधी जी ने बल दिया, साथ ही साथ जितने भी आर्थिक संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। केंद्र स्तर तक से लेकर जो स्थानीय स्तर तक है आर्थिक संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना, गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना, तो गांधी जी की जो राम राज्य की संकल्पना है ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। गांधी जी ने कहा था कि राज्य विहीन लोकतंत्र की व्यवस्था होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि विकेंद्रीकृत समाज की व्यवस्था होगी, जैसे वर्तमान में भी है कि देखिए जो स्थानीय स्तर पर जो सरकारें चलाई जा रही है वो क्योंकि स्थानीय जो स्वशासन की बात की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्थानीय स्तर पर जो सरकारें चलाई जा रही हैं वो, क्योंकि स्थानीय लोगों की जो समस्याएं रहती हैं उनको ही अपने स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो कोई भी देखिए राज्य विहीन लोकतंत्र की व्यवस्था की है, और जहां पर जो जीवन होता है वो स्वचालित होता है, स्वनियमित होता है, अपने ही क्या बनते हैं, कानून बनते हैं, जनता के हित में कानून बनते हैं, उन्हीं की दृष्टि से कानून बनते हैं। और राम राज्य जो है वो अहिंसा पर आधारित होना चाहिए।
तो इन्होंने एक आदर्शवादी क्या की है, एक राम राज्य की स्थापना करने का कहा है। जो ग्राम स्वराज्य की बात की है, इसी प्रकार ग्राम स्वराज्य की बात की है गांधी जी ने, और आर्थिक विकेंद्रीकरण की, लघु कुटीर उद्योगों का समर्थन किया है, स्वदेशीता पर बल दिया है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्यों लेकर आए गांधी जी? क्योंकि समाज में जितनी भी व्याप्त विषमताएं हैं, इनको दूर करने के लिए न्यासिता महत्वपूर्ण होती है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के बाद जो धन बचाता है उसे ट्रस्ट में दे देना चाहिए, उससे गरीब लोगों का भरण पोषण होगा, उससे दान दे देना चाहिए। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? गांधी जी का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और ये आर्थिक विषमताओं को दूर करने के सिद्धांत पर आधारित है। अब गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, इसकी अवधारणा 2017 में पूछ ली गई थी। ये आप लिख सकते हैं कि इसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व को मान्यता नहीं दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करना आवश्यक है। ट्रस्टीशिप का उत्पादन भी व्यक्तिगत नहीं है, मतलब चाहे ये समूह के तौर पर भी आप दान दे सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित समाज को सामाजिक व्यवस्था में बदला जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि एक पूंजीपति वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक पैसा है और एक के पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। यदि किसी ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास यदि कोई संपत्ति ऐसी है जहां पर स्वामी नहीं है, तो उस संपत्ति का प्रयोग सामाजिक हित के लिए किया जा सकता है, और जिसके पास अधिक धन संचय है वह क्या कर सकता है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से दान देकर क्या कर सकता है, अपने समाज और प्रकृति के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन कर सकता है। गांधी जी के नैतिक बिंदु कौन कौन से हैं? तो अभी हम देख कर आए कि जो गांधी जी का जो दर्शन है वो आदर्शवाद दर्शन है। हम अभी पढ़कर आए थे कि कौटिल्य का जो दर्शन है वो आदर्शवाद ना होकर यथार्थवाद पर आधारित है, और गांधी जी का जो दर्शन है वो किस पर आधारित है? तो गांधी जी का दर्शन आदर्शवाद पर आधारित है। चाहे वो सत्य की बात हो, चाहे वो अहिंसा की बात हो, चाहे वो अस्तेय की बात हो, कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को उसके अधिकारों से वंचित ना करना, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रहण ना करना, धन का संग्रहण ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मन वचन और कर्म से अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, आस्वाद, ज्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, अस्पृश्यता, सर्वधर्म संभव। इस पर क्या है, गांधी जी का जो नैतिक विचार है वो गांधी जी के आधारित है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अहिंसा का क्या महत्व है। तो ये आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि अहिंसा का क्या महत्व है ना। सत्य और ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार, तो ये 3 मार्कर का क्वेश्चन था। तो सत्य और ईश्वर में यही माना है कि जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, जब तक खुद का सत्य पता नहीं होगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन पर विचार लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका सामाजिक चिंतन आप जानते हैं, भीमराव अंबेडकर जी ये दलितों के संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज सुधार का कार्य किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, इन्होंने जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के विरोधी रहे हैं, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया है, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनका क्या किया है, विरोध किया है, कि पुराणवाद का खंडन किया जाना चाहिए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। क्योंकि देखिए जो कई जगह ऐसा भी था कि बाल विवाह, देखिए अभी जो राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या जो है वो काफी अधिक मात्रा में है। अंधविश्वास का विरोध किया, अंधविश्वासी है क्योंकि लोग अभी भी पितृसत्तात्मक समाज की ओर हमारा समाज अग्रसर है, इसे नकारा नहीं जा सकता। स्त्री शिक्षा के समर्थक रहे हैं गांधी जी, अंबेडकर जी। गांधी जी भी रहे हैं और अंबेडकर जी भी रहे हैं। स्त्री पुरुष समानता और जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था के भी क्या रहे हैं, विरोधी रहे हैं। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये महार कुल से संबंधित थे, और जाति व्यवस्था क्योंकि इनका मानना था कि जाति व्यवस्था पंडितों की देन है। ये छुआछूत, अस्पृश्यता जब तक समाज में विद्यमान रहेगी, भारत सच्चे अर्थों में प्रगति नहीं कर सकता। और आज वर्तमान में फिर भी जाति प्रथा और छुआछूत कहीं ना कहीं आज से 50 साल पहले के मुकाबले कम हुआ है।
और दोस्तों आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके बाद, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक बार एग्जाम को कम टाइम बचा हुआ है, मैं पूरे प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आऊं। लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस हैं वो, तो मैं 2 से 3 लेक्चर में उसे लेकर आ पाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सामाजिक भेदभाव, बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या योगदान रहा है। तो आप जानते हैं बी.आर. आप इसे बिना पढ़े भी आप मतलब थोड़ा सा रट्टाफिकेशन किए बिना ही आप इसे लिख सकते हैं। क्या भूमिका रही है भैया, भेदभाव मुक्त समाज में जो रक्त रंजित क्रांति के बीज बोए हैं वो किसने बोए हैं, भीमराव अंबेडकर ने बोए हैं। क्योंकि भेदभाव युक्त जो समाज था उसमें रक्त रंजित क्रांति के बीज बोए हैं। छुआछूत, अस्पृश्यता, इनका उन्मूलन करने का जो लक्ष्य है वो सबसे पहले किसने लेकर आए थे, भीमराव अंबेडकर जी लेकर आए थे। इनका जो दर्शन है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना में नेता प्रस्तावना की जितने भी जो लाइन्स आती हैं, है ना, कि राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया है, वैचारिक अभिव्यक्ति पर जो है वो इन्होंने बल दिया है, प्रत्येक उद्योग पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, ये इन्होंने जो है महिला शिक्षा का समर्थन किया है, आर्थिक, जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर इन्होंने बल दिया है। तो आप ये लिख सकती हैं। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद क्या है। राम मनोहर लोहिया जी एक स्पष्टवादी राजनीतिज्ञ थे, जो महान सुधारक थे, महान समाज सुधारक थे। क्या कहा है, देखिए जो लोहिया जी है, राम मनोहर लोहिया, ये गांधीवादी विचारधारा और जो मार्क्सवादी विचारधारा है, ये दोनों से प्रभावित थे। और इन्होंने कहा था कि समाज को, जब तक समाज को नहीं बदलेंगे तो देश की परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता। तो जब समाज को देश की परिस्थितियों के अनुसार ही बदल जाना चाहिए, और इसे ही कहा जाता है नवीन समाजवाद। क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी नवीन समाजवाद के समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि मानव की दृष्टिकोण से वे पूर्व पश्चिम, गोरे काले, अमीर गरीब, नारी नर आदि की मध्य विषमता को मिटाना चाहते हैं। इनका समाजवाद सप्त क्रांति पर आधारित था। राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति भी पूछ ली गई है। देखिए इन्होंने नर और नारी की समानता के लिए क्रांति की बात की, 7 क्रांतियों की बात की है। नारी नर समानता होना चाहिए, चमड़ी के रंग पर रची राजनीति और आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति होनी चाहिए। बिल्कुल कि नर और नारी समानता के लिए क्रांति होनी चाहिए, ये जो रंग भेद है इसके खिलाफ क्रांति होनी चाहिए। संस्कारगत और जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ क्रांति होनी चाहिए, और विदेशी गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता और विश्व के लोक कल्याण के लिए क्रांति होनी चाहिए। निजी पूंजी के विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानताओं के लिए क्रांति होनी चाहिए। निजी पूंजी कैसे, निजी पूंजी की एक जो है वो अपना भंडार भरते ही जा रहे हैं और दूसरा पक्ष जो है वो गिरता ही जा रहा है। तो निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ भी और आर्थिक समानता के लिए भी क्रांति होनी चाहिए। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति होनी चाहिए। अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति होनी चाहिए, कि अस्त्र शस्त्र के खिलाफ लेकिन सत्याग्रह के लिए क्या होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि नारी, और यदि सप्त क्रांति बस की बात आ जाए 3 मार्कर में, तो नर नारी समानता, साथ ही साथ रंग भेद के खिलाफ क्रांति होनी चाहिए। ये क्या कही है कि आर्थिक असमानता के खिलाफ, जाति प्रथा के खिलाफ, विदेशी गुलामी के खिलाफ, लोकतंत्र पद्धति के लिए और अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार एकात्म मानववाद क्या है। एकात्म मानववाद, देखिए एकात्म मानववाद का मतलब होता है कि मानव में किसी भी आधार पर, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना, सभी मानवों में एक ही आत्मा विराजमान है, ये कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। एकात्म मानववाद क्या है, तो एकात्म मानववाद का सिद्धांत जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जी का ही एक विचार है, जो कि अद्वैतवाद दर्शन का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा।
जो शंकराचार्य का था अद्वैतवाद का दर्शन, और इन्होंने कहा था कि जो शरीर है वो धर्म, मानव, देखिए 4 क्या होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इन्होंने ही शरीर, मानव, बुद्धि और आत्मा, इन्होंने कहा कि ये सब क्या होती हैं, ब्रह्म एक ही है, और इसी ब्रह्म के क्या है, ये सब अंग है, कि चाहे वो शरीर हो, मानव हो, बुद्धि हो, आत्मा हो। तो एकात्म मतलब कि एक से ही क्या हुई है, किसी भी आधार पर किसी भी मनुष्य में किसी भी प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते, एकात्म मानववाद कहा। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य वही है, आप देख सकते हैं गांधी जी ने भी कहा है कि कर्तव्य का, अधिकार का स्रोत ही कर्तव्य होता है, कि जब तक आप अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करेंगे तो किस प्रकार से काम होगा, है ना। तो ये जो है दोस्तों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो राजनीतिक विचारक पूछे गए उनको देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।